प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रशासनिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। फरवरी 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के स्वदेश लौटने के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक मैकफर्सन ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। सितंबर 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। जब वह भारत आया उस समय कंपनी की शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे, अतः कॉर्नवालिस ने शासन व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी की आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए। नंबर 1 है प्रशासनिक सुधार। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को ही भारत में लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार किए थे, क्योंकि वह इसे भारतीय व्यवस्था से श्रेष्ठ मानता था। इसी समय यह परंपरा स्थापित हुई कि हर संभव उपाय से भारतीय प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश प्रणाली की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए। अतः कॉर्नवालिस जिस प्रणाली को लागू करना चाहता था उसके लिए यूरोपियन लोगों पर ही विश्वास किया जा सकता था। इसलिए उसने यह नियम बना दिया कि कंपनी शासन के सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपियनों को ही नियुक्त किया जाए। कॉर्नवालिस की दृष्टि में कोई भी भारतीय शासन को समुचित ढंग से चलाने के योग्य नहीं था। कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बिल्कुल बंद कर दिए। इसके साथ ही उसने यूरोपीय लोगों को भी उनकी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर नियुक्त किया, न कि संचालकों के सिफारिशी पत्रों के आधार पर। कॉर्नवालिस के भारत आने के समय कंपनी के अधिकारियों का वेतन कम था, किंतु उनकी आय के साधन असीमित थे। प्राय सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार में व्यस्त थे। बनारस में रेजिडेंट का वेतन 1000 रुपया प्रति माह था, किंतु वह अपने अधिकार और प्रभाव का उपयोग करके लगभग 30,000 रुपया प्रति माह कमा रहा था। अतः कॉर्नवालिस ने अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया तथा भ्रष्ट अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। उसने कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेजे कि कोई भी अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेगा तथा अन्य साधनों से अपनी आय बढ़ाने का कोई कार्य नहीं करेगा। इन निर्देशों की अवज्ञा करने पर उन्हें तत्काल पदच्युत कर दिया जाएगा। कॉर्नवालिस ने यह भी अनुभव किया कि अधिकारियों का वेतन बहुत कम है और इसलिए वे निजी व्यापार में व्यस्त रहते हैं। अतः उसने कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहली बार जिलों में कंपनी के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, किंतु इन अधिकारियों को बनाए रखने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई गई थी। कॉर्नवालिस के भारत आने से पूर्व संचालकों ने यह निर्णय लिया था कि कलेक्टर का पद स्थायी रूप से बनाए रखा जाए। उस समय से केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जिले में इस अधिकारी की नियुक्ति करने की प्रथा चल पड़ी थी। कॉर्नवालिस ने बंगाल में 35 जिलों को घटाकर 23 जिले कर दिए। इन जिलों में एक ब्रिटिश कलेक्टर तथा 2 उसके सहायक नियुक्त किए जाने लगे। राजस्व जमा कराना, जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस व जेल की निगरानी रखना, नशीली वस्तुओं के विक्रय के नियम बनाना आदि का उत्तरदायित्व कलेक्टर पर ही था। कलकत्ता में कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। कलकत्ता से कुछ दूरी पर स्थित गांवों में गुंडों व बदमाशों ने अड्डे बना लिए थे। लोगों का सायंकाल के बाद सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अतः कलकत्ता में पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए नए संचालक की नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त कर जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा।
ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने लगा जो व्यक्तिगत रूप से पुलिस की देख रेख करता था। जिले में प्रति 20 मील के अंतर पर एक पुलिस थाना स्थापित किया गया तथा थाने में दरोगा नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। नंबर 2 है व्यापारिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन व्यापार से कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि कंपनी की व्यापारिक प्रणाली दोषपूर्ण थी। कंपनी द्वारा स्थापित व्यापार बोर्ड तथा ठेकेदारों के बीच की कड़ी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ठेकेदार वस्तुओं का मूल्य तो अधिक ले रहे थे किंतु माल का स्तर घटिया दे रहे थे। बोर्ड के सदस्य ठेकेदारों से लाभ कमाकर कंपनी के हितों की तिलांजलि दे रहे थे। अतः कॉर्नवालिस ने व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 12 से घटाकर 5 कर दी और यह निश्चित कर दिया गया कि बोर्ड सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक ऐसे व्यापारिक केंद्र जहां कंपनी का व्यापार होता था वहां एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जिसका मुख्य कार्य यह देखना था कि कंपनी का व्यापार उचित ढंग से हो रहा है या नहीं। ठेकेदारों से माल खरीदने की व्यवस्था स्थापित कर दी गई तथा रेजिडेंट उत्पादकों से सीधा संपर्क स्थापित कर माल खरीदने लगा। कॉर्नवालिस ने अपने कर्मचारियों को एजेंसी हाउस प्रणाली अपनाने को कहा। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न कर्मचारी तथा स्वतंत्र व्यापारी मिलकर एक एजेंसी हाउस बना लेते थे तथा कंपनी को माल बेचने में यह एक प्रकार से एजेंट का काम करते थे। इससे कर्मचारियों को लाभ भी प्राप्त होता रहता था और औपचारिक रूप से उनका निजी व्यापार भी बंद हो गया। यह एजेंसी हाउस मुख्य रूप से नील और अफीम का व्यापार करते थे। जुलाहों से माल खरीदने के संबंध में यह नियम बना लिया गया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी उसका पूरा मूल्य पेशगी के तौर पर दिया जाएगा तथा जुलाहे उतना ही माल खरीदने हेतु बाध्य होंगे जितना रुपया उन्होंने पेशगी लिया है। रेजिडेंट के लिए यह व्यवस्था की गई कि रेजिडेंट वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादन करने वालों अथवा व्यापारियों को परेशान न करें। कॉर्नवालिस ने प्रशासन में जो सुधार किए उनको देखते हुए कंपनी की दृष्टि में उसे एक सफल गवर्नर जनरल कहा जा सकता है। वह उच्च आदर्श का व्यक्ति था तथा उसका नैतिक स्तर इतना ऊंचा था कि कंपनी का शासन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कंपनी की सेवाओं में योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति करने की परंपरा आरंभ की। उसे भारत में नियुक्त करने से पूर्व 2 विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। उसे गवर्नर जनरल के अतिरिक्त कंपनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि असाधारण परिस्थितियों में वह काउंसिल के बहुमत को ठुकरा सकता था। इससे उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डूंडास से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। इन परिस्थितियों ने उसकी सफलता में योगदान दिया। भारतीयों की योग्यता पर विश्वास न करना कॉर्नवालिस की शासन नीति का सर्वाधिक निंदनीय पहलू था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रशासन नीति का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।